गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो तक हमने बोहर मॉडल के सारे पोस्टुलेट्स देख लिए थे कि उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। अब उसमें हम फर्दर देखेंगे कि जो उसके पोस्टुलेट्स हैं वो किस तरह से हमारे एक एटम के मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बोहर कह रहा है कि जो मेरी एनर्जी है पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि मान लो क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड, कि अगर ये करोगे तो ये यही रहेगा। जैसे अगर तुम वो है, कोई भी ड्राइवर है, आजकल ड्राइवर्स ने क्या कर रखा है, अगर 1 से 10 किलोमीटर जाओगे या 1 से कह लो 2 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारे 20 रुपए लगेंगे। उसके बाद 2 से ज्यादा अगर जाओगे, मान लो 4 किलोमीटर जाएंगे तो तुम्हारे क्या लगेंगे, 40 रुपीज लगेंगे। अब चाहे तुम 2 में 2.5 जाओ, 3 जाओ, 3.5 जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पैसे कितने लगेंगे, 40 लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 से उसके बाद अगर 4 से तुम मान लो 10 जाते हो तो तुम्हारे 80 रुपए लगेंगे। तो ये क्या कर दिया, मैंने ड्राइवर ने क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया इसने अपना वैल्यू। 20 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए, कोई भी बीच की एब्रप्ट वैल्यू में ये एग्री नहीं कर रहा। तो ऐसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है अलग अलग लेवल्स में, उसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। अगर इसमें फिक्स्ड है तो इसमें भी फिक्स्ड है और इसमें फिक्स्ड है, ये हमारी चेंज नहीं होगी। तो दिस इज एज द वैल्यू ऑफ अमाउंट इज फिक्स्ड, so is the energy of the electron is fixed in different orbits। ठीक है, ठीक है, हमें समझ आ गया कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। अब एक पहला पार्ट समझ आ गया। दूसरा ये कह रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब हम उसको एनर्जी देते हैं बाहर से, हमने क्या किया, अपने कोई भी हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम ऐसे लगा लेते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, हमने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। अब जब ये एक्साइट हो गया तो यहाँ पे ये n क्या है, 1। ठीक है, अब ये एक्साइट हो गया तो कहाँ जाएगा, ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। उसके बाद उस जो मैंने इसको एनर्जी दी थी उससे इसने एनर्जी ली, गेन करी, और ये n1 से कहाँ पहुंच गया, n2 पे पहुंच गया। ठीक है, n2 पे पहुंच गया। उसके बाद अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे के ऑर्बिट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, जैसे कुछ होते हैं ना लोग जो दूसरों के घरों में ज्यादा देर नहीं रख सकते, बस आए और फटाफट चले गए। इलेक्ट्रॉन का भी वही वाला हिसाब है, ये दूसरों के घरों में इसको ज्यादा रहना पसंद नहीं है। तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने लेवल में वापस आ जाएगा, बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट के लिए जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो जब ये वापस आएगा तो ये कैसे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये कह लो एक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये वेव जो हम लोग फिर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से चेक करते हैं। ठीक है, इसी स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें क्या नजर आएगी, हमें इस तरह से लाइन नजर आएगी। कौन सी लाइन नजर आएगी, n1 से कहाँ गया, n2 पे, फिर n2 से कहाँ आया, वापस आया, n2 से n1 पे वापस आया, एक लाइन नजर आई। तो n1 वाली सीरीज हमारी कौन सी होती है, लाइमन। यानी कि जो भी हमें लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस नजर आती हैं हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के, वो जो हमारी लाइंस हैं वो हमारे बोहर ने एक्सप्लेन कर दी कि हाँ ये जो लाइन प्रोड्यूस हुई है ये यूवी रीजन में आई है, और ये कौन सी सीरीज है, ये हमारी लाइमन सीरीज है। ठीक है, तो उसने क्वांटाइजेशन कर दी और उसने हमारा क्या, जो हमें
रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, उसके बेसिस पे उसने लाइमन सीरीज जो थी वो एक्सप्लेन कर दी। लेकिन ऐसा देखा गया कि सिर्फ लाइमन नहीं, बाकी जो वो हैं वेवलेंथ्स हैं, बाकी भी जो रीजन्स हैं, विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, उसमें भी कई बार हाइड्रोजन की लाइंस नजर आई हैं। इसका मतलब क्या है, अगर उसमें भी नजर आई हैं तो क्या हुआ होगा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ चला गया, सीधा इस लेवल पे चला गया, मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, सीधा लास्ट लेवल पे चला गया, 1 2 3 4, एन इज इक्वल्स टू किस पे चला गया, 4 पे चला गया। अब ये मोमेंटरी रहेगा यहाँ पे, ज्यादा देर तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो फटाफट से फिर क्या आ गया, ये वापस आ गया अपने इसी लेवल पे, ठीक है, अपने लेवल पे वापस आ गया, किस पे आ गया, N1 वापस आ गया। अब N4 से N1 पे आ गया, ठीक है, तो कौन सी लाइन हो गई है, अगर हम लोग बात देखें तो N4 जो है N4 से N1 पे आ रहा है, तो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है, 4, यानी कि 4 से वो किस पे आ गया, 1 पे आ गया, 4 से 1 पे आ गया, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक वेव प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जब वो N4 से N1 पे आया, तो उसने अब N4 से N1 पे वो किस तरह से आ सकता है, या तो वो N4 से डायरेक्ट जंप मार ले, या वो पहले N4 से N3 पे आए, फिर N3 से N2 पे आए, फिर N2 से क्या आए, N1 पे आए। 3 तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो गए, या तो डायरेक्ट आ गया, या पहले यहाँ से, और फिर N3 के बाद भी हो सकता है सीधा N1 पे आ जाए, N2 पे ना आए, ठीक है, N3 से N2 पे आया, फिर हो सकता है N2 पे, फिर N1 पे आया। मतलब देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, जिसमें जो हमारा 4 पे लेवल पे इलेक्ट्रॉन बैठा है वो कई तरीके से आ सकता है। पहले इसके घर जाके आए, इसका कई बार इसका घर पसंद नहीं आया तो डायरेक्ट इस घर में चला गया, कई बार लगा नहीं चल इसको भी मिलाता हूँ, तो इसके घर में भी चला गया, इसके घर में भी चला गया, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। तो जो ये हमें डिफरेंट लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज दिखती हैं, ये इसी रीजन से दिखती हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइट होता है टुवर्ड्स हायर लेवल, तो उसका कुछ फिक्स्ड नहीं है कि वो कौन से लेवल में आएगा, वो किन्हीं भी लेवल्स को क्रॉस करता हुआ अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। इसलिए हमें क्या नजर आई, मल्टीपल लाइंस नजर आई, इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम्स में। तो ठीक है, इसने मतलब कि जो हमारा बोहर था, इसने हमारी जो ये लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी लाइमन बाल्मर पाश्चन, इसने ये भी क्या कर दी, प्रूव कर दी कि हाँ ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। बोहर के मॉडल ने ये चीज भी एक्सप्लेन कर दी, बहुत अच्छी बात। अब where is the tester? ठीक है, अब हमने N1 की वैल्यू क्या ली थी इसमें, अगर हम इनमें N की वैल्यूज देखें, इसमें हमने 1 ली थी, इसमें 2 ली थी, इसमें 3 ली थी, इसमें 4 ली थी। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे हायर लेवल्स हैं, 1 से ज्यादा, 2 3 4, इसमें 3 4, इसमें 4 5 या जो भी एक्स्ट्रा नंबर हैं, जब इन हायर लेवल्स से 1 लेवल पे जाएगा, 3 4 लेवल से सेकंड लेवल पे आएगा, 4 5 लेवल से 3 लेवल पे आएगा, तब हमारी ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस प्रोड्यूस होंगी, या ये वाली जो हमें स्पेक्ट्रम है ये नजर आएगा। इसीलिए जब हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं 1 में N1 माइनस 1 में N2 का स्क्वायर, तो जो हमारा N1 होता है वो हमारा वो वाला पॉइंट, वो वाला लेवल होता है जहां पे हमारा उसने क्या किया, जंप बैक किया, जिसमें उसने क्या किया, जंप बैक किया। और N2 हमारा कौन सा हो जाता है, जिससे उसने जंप बैक किया, जिस पोजीशन से उसने जंप बैक किया। ठीक है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, पहले वो क्या करेगा, वो एक्साइट होगा, एक्साइट होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मंजिल से वो नीचे गिरेगा, जिस मंजिल से वो नीचे गिरेगा और जिस मंजिल पे वो एक्चुअल में आके गिरेगा, लास्ट में आके गिरेगा, वही उसकी हम लोग सीरीज मानेंगे। अगर इस 3 पे आके गिरा तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, पाश्चन। ठीक है, इस हिसाब से इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मान लो अगर वो 3 पे है और वो 2 पे आके गिरा है, 3 से है और 2 पे आके गिरा है, तो 3 को पाश्चन नहीं ले लेना, आके गिरा किस पे है, 2 पे आके गिरा है, तो जिस पे भी आके गिरेगा
लोअर नंबर पे, उसको फिर हम लोग क्या मानेंगे, अपनी सीरीज मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइंस हमारी प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस ही तब होती हैं जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होने के बाद वो वापस अपने लेवल पे आता है या किसी भी लोअर लेवल पे आता है, तभी वो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। जब हम उसको एनर्जी देते हैं तब लाइंस प्रोड्यूस नहीं होती हैं, गिरने पे प्रोड्यूस होती हैं। तो गिरेगा तो हमेशा लोअर लेवल में, तो वो जो लोअर लेवल है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अपना स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक हमारा अब जो इसने एनर्जी लेवल्स दिए, हमारी एनर्जी दी है वो कितनी दी है, एक ऑर्बिट की माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -19 जूल अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, इसको जूल पर एटम। अब तुम पूछोगे कि नेगेटिव एनर्जी क्यों ली गई है। देखो, जब ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी कि इससे जब जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इतनी दूर है कि वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं सहन पा रहा। ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, इनमें और इसमें इतना डिस्टेंस है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हो रही, यानी कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इन दोनों के बीच कोई एनर्जी तो होगी नहीं, इसकी एनर्जी क्या होगी, 0। अपना आराम से बैठा हुआ है वो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमारा पास आएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील करने लगेगा, उससे नेक्स्ट लेवल पे आएगा, फिर वो और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने लगेगा। जब ये 0 से यहाँ पे आया तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अब ये फील कर रहा है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगी। जब भी हमारी कोई चीज जो होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो वो एनर्जी क्या करता है, लूज कर देता है। और जब तुमने सुना होगा कि जब हाई एनर्जी होती है तो जो भी हमारा मटेरियल है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और जब लो एनर्जी होती है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वो आवारा सा पड़ा हुआ था, अभी थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो जब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो अपना सारा स्ट्रेस ऐसे क्या कर रहा है, दूर करता हुआ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्योंकि इसकी एनर्जी 0 थी, वो कुछ भी फील नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और फर्दर आगे आएगा यहाँ तक तो इसकी और ज्यादा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ज्यादा ये एनर्जी लूज कर देगा। यहाँ अगर इसने 2 जूल लूज करी तो यहाँ 5 जूल यूज कर देगा। तो लास्ट तक जब वो फर्स्ट लेवल तक आ जाता है तब तक वो अपनी इतनी एनर्जी क्या है, लूज कर चुका होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के लिए इतनी हमें जूल चाहिए। पर ये तो कंफ्यूज जाओगे। बेसिकली जब हमारा लास्ट ऑर्बिट से या जहां पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 थी वहां से वो उस लेवल पे आ जाता है जहां पे वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर सकता है। इससे फर्दर वो आगे नहीं जा सकता। यही उसका बिल्कुल ऐसे स्टेबल पॉइंट है एक। जब वो बिल्कुल मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है तब वो क्या कर देता है, अपनी मैक्सिमम एनर्जी लूज कर देता है, जो कि हमारी कितनी है, ये है। ठीक है, और ये एनर्जी फिर हमारी क्या है, फर्दर बोहर के अकॉर्डिंग यही एनर्जी हमारी क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसीलिए जो हम अपनी एनर्जी लेते हैं डिफरेंट लेवल्स पे वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, स्टेबिलिटी बता रही है ये नेगेटिव एनर्जी की, वो स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बोहर ने कहा ये ठीक है। इसने हर लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दे दी, एनर्जी दे दी। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो हमारी फर्स्ट लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे n को 2 पुट कर देंगे तो सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, बाहर से
हाई टेम्परेचर दे दिया या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हमारा वो है, कौन सा मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। पहले ये किस पे था, E1, इसकी एनर्जी क्या थी यहाँ पे E1। ठीक है, इसने क्या करी, यहाँ से एनर्जी गेन करी और ये किस पे चला गया, N2 लेवल पे चला गया। यहाँ पे इसकी एनर्जी लेवल क्या आ गया, E2 आ गया। तो जो E2 लेवल पे जो एनर्जी है E2 पे माइनस जो उसके लोअर लेवल पे एनर्जी थी, जब ये यहाँ से यहाँ वापस आया, अब यहाँ तो 1 सेकेंड के लिए रहेगा बस, ये यहाँ 1 सेकेंड के लिए रहा और फिर ये क्या आ गया, वापस आ गया। तो E2 जो हायर लेवल पे गया माइनस जिस लेवल पे वापस आया, जो ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके वापस आएगा तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। वो जो लाइट है वो हमारी किसके बराबर है, उसकी कोई वेवलेंथ होगी या उसकी लाइट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी एनर्जी का डिफरेंस है, जिस लेवल पे वो गया था उस हायर लेवल का और जिस उस लेवल से फिर जब वो वापस आया, उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें उन दोनों लेवल्स को, तो ये बराबर आ जाती है या ये प्रोपोर्शनल हो जाती है जितनी भी फ्रीक्वेंसी की हमारी यहाँ से लाइट क्या हुई, एमिट हुई। जो वो लाइट एमिट कर रहा है जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप कर रहा है, तो वो किसके बराबर है, उन दोनों लेवल्स के एनर्जी के डिफरेंस के। ठीक है, ये इसने रिलेशन दिया यहाँ पे। तो यानी कि E2 माइनस E1 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट ले लेंगे तो h म्यू के बराबर है, यहाँ हम कह सकते हैं hc/लैम्डा के बराबर है। क्योंकि यही जो वो है, क्या कहते हैं, जब ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है, यही लाइट हमें डिफरेंट सीरीज में दिख रही है, लायमन पैशन स्पेक्ट्रम में दिख रही है, और यही लाइट जो है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट वो रेडिएट कर रहा है जब वो हायर से लोअर में जंप कर रहा है, वो किसके बराबर है, उसके दोनों लेवल्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर, E2 माइनस E1। ठीक है, तो यानी कि उसने प्रूव कर दिया कि किस तरह से हमारे जो लाइंस है वो प्रोड्यूस होती हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और मैंने पहले हल्का सा गलत लिख दिया था, एनर्जी जो है वो -21.8 है, मैंने शायद 2.18 लिख दिया था, उसको ये देख लेना, इससे जस्ट आई थिंक 2-3 मिनट्स पहले। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे बोहर का मॉडल था उसके लिए कुछ क्या हो गया, फर्दर लिमिटेशंस हो गई। बोहर ने क्या कहा था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इसने इसको 2D शेप में बता दिया था कि मान लो अगर हम लोग फ्लोर को कंसीडर करें तो फ्लोर के ऊपर एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है और उसी प्लेन में फ्लोर के ऊपर ही क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये 3D में घूम रहे थे। ठीक है, अगर हो सकता है, चलो मान लिया अगर ऑर्बिट में भी घूम रहे हैं, अगर एक ऑर्बिट नीचे की तरफ है या उसके पैरेलल में है न्यूक्लियस के, जो दूसरा ऑर्बिट था वो क्या था, वो परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो हो सकता है कि दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस टाइप में घूम रहा हो। तो इसने एक तो 3D मॉडल कंसीडर नहीं करा, जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे रिवॉल्व कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, 3 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ से जो इसकी एक पहली क्या लिमिटेशन हो गई कि इसने अपना 2D में उसको रिप्रेजेंट किया मॉडल को, लेकिन 3D में नहीं किया, क्योंकि 3D में वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड क्या था, इसने ये तो बता दिया कि हमारी लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइन स्पेक्ट्रम हमको नजर आ रहा है, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम में क्या पॉसिबिलिटी थी, जैसे लाइमन लाइन थी, ठीक है, शुरू वाली क्लोज थी, उसके बाद थोड़ी फार थी। अब ये जो लाइन थी, जब शुरुआती के माइक्रोस्कोप्स थे तब तो ये हमें एक सिंगल लाइन नजर आ रही थी, बट विद टाइम जब हमें हमारे माइक्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप जब हमारे इम्प्रूव हुए और ज्यादा फाइन अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप्स आए,
तो क्या देखा गया कि जो फर्स्ट लाइन थी ना, ये भी फर्दर क्या बहुत ऐसे पतली पतली फाइन लाइन में थी। यही पहली लाइन ही और भी बहुत ज्यादा फाइन लाइंस में बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं की जो एक सिंगल लाइन प्रोड्यूस हो रही है एक्साइटमेंट पे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं रहा, नहीं थी ये वाली चीज थी, क्योंकि क्या प्रोड्यूस हो रही है, और भी बहुत ज्यादा फाइन लाइन प्रोड्यूस हो रही है, एक सिंगल लाइन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, इसने कह दिया कि ठीक है हमारी इतनी लाइंस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जब हमने इस अपने जो भी हमारा वो था मॉलिक्यूल था, उसको जब हमने एक्साइट करवाया, तो एक्साइट करवाने के बाद क्या होगा, वो हाई लेवल पे जाएगा और फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराया और वो जो सेटअप था, जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या हुआ, ये जो फर्दर लाइंस थी, जो ये फर्स्ट लाइन जो थी, और फर्दर भी क्या हो गई, ऐसे स्प्लिट हो गई इस टाइप में, और ज्यादा ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई जब स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा गया। तो यानी कि एक तो ये पहली लाइन ही बहुत ज्यादा फाइन लाइंस की बनी हुई है, दूसरा यही लाइंस जो हैं जब इसको हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो फर्दर ये क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं। तो ये जो स्प्लिट होती हैं हमारी लाइंस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, इसको जीमन या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये लाइंस फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी थी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर उन्होंने बोहर के मॉडल को वो कर दिया कि ये तो और ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, तुम कैसे कह रही हो कि सिर्फ एक ही लाइन प्रोड्यूस हो रही है शुरुआत में। ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें भी इसकी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। पहला मॉडल नहीं बता पाया, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम बस इसने ये कहा कि फाइन लाइन थी पहली, लेकिन ऐसा नहीं था, वो फर्दर और फाइन लाइन में डिवाइडेड थी। तीसरा ये हो गया था। फोर्थ इसके साथ क्या प्रॉब्लम आई थी कि अब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एस ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल के। ठीक है। तो ये जो इन ऑर्बिटल्स है ना, जैसे हम लिखते हैं 1s1 लिखते हैं और 2s2 लिखते हैं, 2p1 लिखते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स है ना, एस और पी, इनकी ये शेप्स नहीं बता पाया कि इनकी क्या शेप्स होती हैं। ठीक है। तो इससे भी क्या हो गया, इसका मामला गड़बड़ आ गया। ठीक, तो शेप्स नहीं बता पा रहा। तो अगर इसको हम लर्न किस हिसाब से करेंगे, सबसे पहले से वो हमारा डायमेंशन नहीं बता पाया। ठीक है। दूसरा वो हमारा जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाया, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तीसरा वो हमारा ऑर्बिटल्स की शेप नहीं बता पाया, एस पी डी एफ की, कि वो क्या शेप बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या था कि उसने ये तो बता दिया कि चलो अगर हम मान भी लें कि उसने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स का, एटम्स का उसने वो बता दिया हमें लाइन स्पेक्ट्रा, लेकिन वो हमारा जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, मान लो अगर हीलियम ही हम ले लें, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अगर हम हीलियम को आयनाइज कर देते हैं तो यहाँ पे ये 1s1 बच जाता है। वैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1s2 है। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, इसका भी, इन मॉलिक्यूल्स का भी, इन एटम्स का भी, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी लाइन स्पेक्ट्रा ये नहीं बता पाया। तो इसका जो लाइन स्पेक्ट्रा सीमित था वो सिर्फ कहाँ तक सीमित था, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक तक। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक करते हैं, उससे हाई लेवल पे हम नहीं जाते हैं। ठीक है। इसका फिफ्थ ड्रॉबैक क्या था कि एक डी ब्रॉगली करके साइंटिस्ट आया था इसके बाद, उसने, और एक हिंसबर्ग आया था। ठीक है। डी ब्रॉगली ने दिया था ड्यूअल कॉन्सेप्ट लाइट का, और हिंसबर्ग ने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो ये जो दोनों मॉडल्स थे ना, ब्रॉगली और ये जो दोनों थ्योरीज दी थी डी ब्रॉगली ने और हिंसबर्ग ने, अनसर्टेनिटी, इसका जो मॉडल था वो इन दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ से ये भी गड़बड़ हो गई थी कि वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, फर्दर जो आगे डिस्कवरीज हो रही थी वो इसके मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डी ब्रॉगली देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने किस तरह से क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी और हिंसबर्ग ने क्या करी। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, डी ब्रॉगली ने दिया। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ट्रेडिशन। इसने क्या कहा कि जो जितने भी हमारे वो हैं यूनिवर्स में पार्टिकल्स हैं, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो गया, जो भी हमारे आसपास है वो हमारा क्या है, पार्टिकल है। एक तो हमें वो नजर आ रही है चीजें, पार्टिकल है वो, और क्या है उनके साथ साथ उनके पास एक वेव कैरेक्टर भी है। यानी कि अगर ये चौक अभी मुझे नजर आ रहा है मार्कर, तो ये जो मार्कर है ये तो पार्टिकल हो गया क्योंकि ये मेरे हाथ में है। ऊपर से एक ये क्या रिलीज कर रहा है, कि ये वेव भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ वेव्स भी निकल रही हैं। तो उसने क्या कहा, उसने सारे के सारे पार्टिकल्स को, जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कार, स्कूटर, चाहे वो हमें दिख सकते हो या ना दिख सकते हो, उन सबको उसने क्या कहा कि ये हमारा वेव भी है और ये हमारे, या ये ऐसे कह दो, कोई भी जो हमारा मैटर है उसको उसने क्या कहा, ये हमारा, इसका पार्टिकल नेचर भी है और ये हमारे क्या है, वेव लाइक नेचर भी है। ठीक है, इसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, देखो पहले हम पार्टिकल और वेव में डिफरेंस समझते हैं क्या क्या है। जो वेव की पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है, वो इनडेफिनेट है। एक वेव है, जब हम पत्थर मारते हैं पानी में तो वो वेव क्या करती है, मूव करती है। तो एक जगह तो फिक्स नहीं थी, उसने तो क्या कर दिया, मूव कर दिया। लेकिन पार्टिकल जहाँ बैठा है वो कहाँ बैठा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा। तो इसकी जो प्लेस है वो क्या है, डेफिनेट है। लेकिन इसकी जो प्लेस है वो डेफिनेट नहीं है, या इसको कह सकते हैं इनडेफिनेट है। ठीक है, इसकी प्लेस इनडेफिनेट है। सेकंड, एक स्पेस में एक पॉइंट पे हमारा ओनली वन पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वेव में ऐसा नहीं होता। वेव में एक पॉइंट पे हमारी मल्टीपल वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक वेव ली जा सकती है, एक वेव ली जा सकती है, कितनी ही वेव जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ। लेकिन अगर मान लो जैसे ये स्पेस है, इस स्पेस में मैं खड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे इसी स्पेस में मेरे ऊपर तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई खड़ा होगा तो या तो मेरे सर के ऊपर आएगा है, या वो मेरे पैरों से नीचे आएगा। ये वाली स्पेस क्या कर ली मैंने, ऑक्यूपाई कर ली, तो मैं क्या हो गई, पार्टिकल। लेकिन वेव्स में क्या होता है, एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा वेव्स क्या कर सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, ये जो पार्टिकल है, अब मेरे कमरे में जितना भी सामान रखा है मैं उसको काउंट कर सकती हूँ, ये है, 2 चेयर है, टेबल है, फलाना ढंग। पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, उनका हम सम कर सकते हैं। बट वेव्स में हम सम नहीं करते। वेव्स में हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी हमारी वेव्स हैं, वो आपस में टकरा रही हैं या कुछ भी हो रहा है, एक स्पेस में वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उनका क्या होगा, उनका हम क्या चेक करते हैं, उनका हम इंटरफेरेंस चेक करते हैं कि उन्होंने जो फर्दर जो हमारा बनाया वो उन्होंने कंस्ट्रक्टिव बनाया या डिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस बनाया। ठीक है, वेव्स का हम इंटरफेरेंस चेक करते हैं कि किस तरह से वो आपस में एग्जिस्ट कर रही हैं, कॉन्टिन्यूस वे में कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिव वे में कर रही हैं।
ऐड या माइनस नहीं करते, लेकिन पार्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टिकल्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है पार्टिकल में और वेव, पार्टिकल और वेव में, ये हो गया। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जितना भी हमारा मैटर है सराउंडिंग में वो सारा हमारा क्या है, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी है, यानी कि मेरे में से एक वेव्स भी निकल रही है और मैं एक पार्टिकल भी हूँ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसने क्या इक्वेशंस दी जिससे कि इसको बोला गया कि हाँ हो सकता है डी ब्रॉगली सही बोल रहा है। देखो हमें याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स ने क्या इक्वेशन दी थी, प्लैंक्स ने कहा था कि जब भी हमारा कोई भी मैटर कोई भी क्या कहते हैं पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट वो किसके फॉर्म में कर रहा है, प्लैंक्स ने क्या कहा था, फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी एनर्जी जो मिल रही है या कोई भी एनर्जी जो एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, वो क्या हो रही है, फोटॉन्स के फॉर्म में हो रही है। और इसने क्या कहा था, इसने उस एनर्जी को किसके बराबर लिख दिया था, एच म्यू के बराबर। ठीक है, कि वो जो एनर्जी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू जो भी वो लाइट प्रोड्यूस कर रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू में प्लैंक्स कांस्टेंट। ये किसने दी थी, प्लैंक्स इक्वेशन दे दी। उसने अपने एक फोटोन की, जो भी वो फोटोन ने लाइट एमिट करी या एब्जॉर्ब करी, जो भी हमने एनर्जी दी किसी फॉर्म में दी, कोई रेडिएशंस के फॉर्म में दी, तो वो जो हमने एनर्जी दी रेडिएशंस के फॉर्म में, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी उससे हमने उसकी क्या निकाली, एनर्जी निकाल ली। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन उसने दे दी थी। ठीक है, अब आया आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो एनर्जी होती है किसी भी मैटर की वो क्या होती है, mc²। किस स्पीड से वो मूव कर रहा है और उसका कितना मास है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो mc² इज इक्वल्स टू क्या आ गया, h म्यू। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू वी इंटू में v इज इक्वल्स टू h म्यू। ठीक है, और यहाँ से mv हमारा क्या बन गया, m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। इट विल बी p इज इक्वल्स टू h म्यू बाय v। अब हमारा जो म्यू है वो हमारा क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू h c अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ गया, v। अब अगर मान लो कि जो भी हमारी वेलोसिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो c के क्या है, बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। हमने मान लिया कि जो भी हमारी वेलोसिटी है यहाँ पे इस मटेरियल की वो क्या है, इस c के बराबर है। तो अगर इफ c इज इक्वल्स टू v, तो हमारा मोमेंटम किसके बराबर आ गया, h बाई लैम्डा के। यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है लैम्डा वो किसके बराबर आ गया, h अपॉन में p, या फिर कह सकते हैं h अपॉन में m v। तो डी ब्रॉगली ने जो अपनी वेवलेंथ दी, उसने जो वेवलेंथ दी वो किसके बराबर, उसको वो किसके प्रोपोर्शनल रखी कि जो भी वेवलेंथ एमिट होगी किसी भी पार्टिकल से वो उसके मास और उसके वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया। अब डी ब्रॉगली ने क्या कह दिया था, उसने कह दिया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो उस चीज को उसने तो चलो बोल दी ये वाली बात, अब लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करना था। हमें पता है कि जो हमारा वेव कैरेक्टर होता है वो हमारा क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है। यानी कि जब हमारी लाइट वेव्स आपस में कंस्ट्रक्ट करती हैं या इंटरफेयर करती हैं तो वो क्या एक ऐसे डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह से वो क्या करता है, एक
डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, ठीक है। तो अगर अब यही चीज फिर किस में शो करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन में भी शो करनी चाहिए। तो किया क्या गया, एक एक्सपेरिमेंट करा डेविसन और जर्मन ने। इन्होंने देखा कि इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सच में इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर है भी या नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिलामेंट ली। फिलामेंट जनरली किसकी लेते हैं, टंगस्टन की लेते हैं। टंगस्टन की फिलामेंट ली और उसको उन्होंने क्या करा, जैसे हम लोग बल्ब लेते हैं और बल्ब में हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करने लगता है और फिर वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम उस फिलामेंट में इतना ज्यादा वोल्टेज देते हैं, अराउंड लगा लो 20 किलो वोल्ट दे दें या उससे ज्यादा वोल्ट दे दें, तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन जब वो ग्लो कर रहा है वो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बस अगर कम वोल्टेज दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बस क्या कर रहा है, अपने ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे जा रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है, इतना ही हो रहा है। बट अगर हम जब बहुत ज्यादा वो उसको लाइट दे दें, जब वो अपने लेवल से जस्ट नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जिस भी लेवल पे जा रहा है, पर वो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, अपने लेवल से वापस आ रहा है, तो वो लाइट एमिट कर रहा है, वो हमें फिलामेंट ग्लो में नजर आ जाती है। अगर हम इतना ज्यादा वोल्टेज दे दें कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाए कि उसको उस फिलामेंट को छोड़ने पे वो मजबूर हो जाए, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस फिलामेंट को हमने यहाँ से वोल्टेज दी। यहाँ पे जो फिलामेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, एक्साइट हो गए, ठीक है, ये एक्साइट हो गए। अब ये इतने ज्यादा हमने यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हमने फर्दर क्या किया, इस फिलामेंट को हमने बना दिया कैथोड। यानी कि हमने एक और बैटरी ली बड़ी सी, उसके नेगेटिव टर्मिनल से हमने इस फिलामेंट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये जो बैटरी थी इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसको हमने बना दिया एनोड। और इस एनोड में हमने क्या कर दी, एक थोड़ी सी स्लिट प्रोवाइड कर दी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये हमारी फिलामेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि हमने क्या दी है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दी है। ये इलेक्ट्रॉन्स फटाफट यहाँ से छोड़ के किसकी तरफ आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है ये पूरी प्लेट, तो ये इसकी तरफ आते जाएंगे। पूरा सेटअप हमने वैक्यूम में करना है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस स्लिट में से पास करेंगे, ठीक है, ये स्लिट में से पास करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक निकल का क्रिस्टल रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो ये इस निकल से टकराएंगे, निकल से टकराने के बाद ही यहाँ पे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस प्लेट पे क्या हो गया, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये इस प्लेट पे क्या हो गए, यहाँ से आए और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो क्या देखा गया, अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, ये रैंडमली होना चाहिए था। मान लो अगर तुम्हारे पास 10-12 पत्थर है, तुम हाथ में 10-12 पत्थर ले रहे हो और तुम उसको रैंडमली ऐसे फेंके जा रहे हो कहीं कहीं भी, तो वो रैंडमली गिरेंगे, है ना। ये मान लो अगर तुम्हारे पास दीवार भी है, तुमने अपने पत्थरों को फेंका, बहुत ज्यादा n नंबर ऑफ पत्थर फेंके, दीवार से टकराया और जब वो वापस गिरे फर्श पे, तो वो रैंडमली गिरेंगे, वो कोई पैटर्न तो नहीं बनाएंगे। बट यहाँ क्या देखा गया, यहाँ देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल की क्रिस्टल से टकराए और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होके फोटोग्राफेड प्लेट पे पड़े, तो हमें इस तरह का एक पैटर्न नजर आया, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आया। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न तो कौन देता है, वो तो हमारे वेव लाइक कैरेक्टर होता है, जो कि किसका होता है, रेज का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का होता है या लाइट वेव का होता है। इसका मतलब ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था ये हमें इन इक्विवेलेंट टू एक्सरेज मिला था। एक्सरेज का ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है जब हम उनको पास करते हैं एनोड से फिर सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें किसका मिला, इलेक्ट्रॉन्स का मिला। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हैं, वेव लाइक है, दे हैव अ वेव लाइक प्रॉपर्टी। और जब इनकी वेवलेंथ निकाली गई इस एक्सपेरिमेंट से तो वो इक्वल आई थी डी ब्रोगली वेवलेंथ के। वेवलेंथ हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होती है, h/mv, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की गई
हम लोग जब हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है तो फिजिक्स में हम इसका भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने इसकी वेवलेंथ निकाल ली, और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला हमें पता है h/mv। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने चेक कर ली कितनी थी, h हमें पता था। तो दोनों वेवलेंथ आई इस एक्सपेरिमेंट की और डी ब्रॉगली की, थ्योरेटिकली वो दोनों क्या ही सेम आई। इससे प्रूव हो गया दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव कैरेक्टर। ठीक है, वेव लाइक नेचर को दोबारा प्रूव करने के लिए थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। इसने क्या किया, सेम इसने वैसे ही सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की, एक फिलामेंट लिया, उसको ये जनरली जो फिलामेंट लेते हैं टंगस्टन का लेते हैं, ठीक है। टंगस्टन का फिलामेंट लिया, उसको वोल्टेज दी, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दी, इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। फिर इसको फर्दर कैथोड बना रखा था, इस यहाँ पे एक एनोड प्लेट बना रखी थी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज भागने लगे, इस बीम में से निकले, स्लिट में से। उसके बाद थिन गोल्ड फॉइल थी, बहुत ज़्यादा पतली गोल्ड फॉइल थी, तो उसमें से क्या हो गए, वो पास करके चले गए, ठीक है। थिन गोल्ड फॉइल होगी तो क्या होगा, एक कहीं कहीं पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते चले गए, पास होते चले गए यहाँ से। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हुए उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को जब स्क्रीन पे देखा गया तो हमें ऐसे एक डिफ्रैक्शन रिंग्स नजर आई, सर्कल्स नजर आए, जैसे हमें लाइट वेव में नजर आते हैं डिफ्रैक्शंस। एक कंसेंट्रिक सर्कल्स थे फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो इससे ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वेव्स क्या कर रही हैं, या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। उसके कारण हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, डिफ्रैक्शन रिंग्स मिल रही हैं। डिफ्रैक्शन रिंग मिलने का प्रूव ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज अ वेव लाइक नेचर, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट्स थे, डेविडसन एंड जर्मर वाला और थॉमसन वाला। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जस्ट ऐसे 1 मार्क में कि विच एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन हैड अ वेव लाइक कैरेक्टर, थॉमसन एंड डेविडसन और जर्मर वाला, ठीक है। ये पूछ सकता है कि थॉमसन ने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल ली थी, डिफ्रैक्शन रिंग्स मिली थी। डेविडसन ने क्या लिया था, डेविडसन ने निकल का क्रिस्टल लिया था और उसके ऊपर उसने एक अलग से फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी, तो वहाँ पे भी हमें डिफ्रैक्शन रिंग मिली थी, दैट हैड एन इक्विवेलेंट वेवलेंथ टू एक्स रेज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये तो प्रूव हो गया कि वेव लाइक कैरेक्टर है। अब ये भी प्रूव करना है हमें कि इलेक्ट्रॉन का कैसा कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर है। तो पार्टिकल कैरेक्टर कैसे प्रूव होता है, एक तो जे थॉमसन ने क्या करा था, मास और उसका रेशियो निकाला था चार्ज का। जो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें उसने चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला था, वो कांस्टेंट आया था, इसको चार्ज लिख लो, ये कांस्टेंट आया था। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक पार्टिकल नेचर है। फर्दर मिलिकन करके जो साइंटिस्ट था उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उससे भी क्या प्रूव हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसका क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसमें हम लोग क्या दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, उस एनर्जी से फिर हमारे क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दे रहे थे तो ही वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम किसी मटेरियल की ही निकालते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्या हो रहा था, पार्टिकल नेचर के, इलेक्ट्रॉन का क्या है, पार्टिकल नेचर। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स किसको बताते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी क्या प्रूव कर रहा था, पार्टिकल नेचर। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमारे जितने भी ये हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल नेचर है। एक एक्सपेरिमेंट और था जब कैथोड रेज हमने जिंक स्क्रीन पे डाली थी, ठीक है, ZNS पे डाली थी, तो हमें क्या नजर आई थी,
एकदम से जो स्क्रीन पे जैसे एकदम से स्पार्किंग होती है वो नजर आई थी। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता तो वो स्पार्किंग जो है हमें मल्टीपल प्लेसेस पे नजर आती है एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और ये यहाँ टकराया तो जो हमें स्पार्किंग नजर आई थी हल्की सी 1 सेकेंड के लिए, वो हमें सिर्फ इस पॉइंट पे नजर आई, बाकी की स्क्रीन पे तो नजर नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि एक ही पार्टिकल यहाँ पे आके क्या हुआ है, टकराया है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होते या वेव लाइक होता तो एक पॉइंट पे नहीं होती स्पार्किंग। इसको स्केलेशन इफेक्ट कहते हैं साइंटिफिक वर्ड्स में, स्केलेशन। तो एक ही पॉइंट पे अगर स्केलेशन हुई है ZNS स्क्रीन पे तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन को वेव कैरेक्टर की तरह प्रूव किया और कौन से एक्सपेरिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह प्रूव करा। ठीक है, अब हम इसके फर्दर ये देखते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और जो हमारा बोहर पोस्टुलेट से जो हम वेवलेंथ है उसको हम किस तरह से इक्वेट कर सकते हैं, और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है हम लोग कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं वोल्टेज लगा के। ये जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से जो हमारा किस चीज की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जो डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया उसका वेव कैरेक्टर, और मतलब डी ब्रॉगली ने जो प्रेजेंट करा वेव और पार्टिकल कैरेक्टर, इसी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हुआ, एक वो हुआ इन्वेंशन हुई। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ से किस साइंटिस्ट की थ्योरी से प्रपोज्ड है, डी ब्रॉगली। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। देखो हमें निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड। बेसिकली हमें क्या निकालना है, जब भी हम किसी सोर्स को पोटेंशियल में अप्लाई करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में कि 1 वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। यानी कि जब हम अपना 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसको एक कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए हमें कितना वर्क लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, 1 जूल लगती है। ठीक है, इस कूलम को हम यहाँ ले जाएंगे तो यानी कि 1 वोल्ट इंटू में 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 जूल आ गया। ठीक है, अब ये तो किसकी एनर्जी है, ये जो 1 जूल है ये है जब हम लोग 1 कूलम चार्ज पे 1 वोल्ट लगा रहे हैं। मुझे पता है या हम सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, कितने कूलम है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम हो गया। तो अगर मैं इतने कूलम्स पे चार्ज लगाऊं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पे चार्ज लगाऊं, कुछ वोल्टेज लगाऊं, इतने कूलम पे मैं कुछ वोल्टेज लगाऊं तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी या कुछ एनर्जी नीडेड होगी। 1 वोल्ट मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया टू कैरी इतने कूलम ऑफ चार्ज, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कुछ भी मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो होता है 1.6 वाली वैल्यू, इसको हम कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू 1.6 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, E से रिप्लेस कर दिया। तो यानी कि 1 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन किसके आ गया, जितनी भी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है 1 वोल्ट अप्लाई करने पे 1 इलेक्ट्रॉन मूव करने की। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो गया, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये v क्या है, v1 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से v1 हमारा क्या आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, 2e v अपॉन में m। ये मेरी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई।
अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दी वो क्या थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी या फिर एच अपॉन में एम वी, यानी कि जो लैम्डा है वो मेरा एच अपॉन में मोमेंटम के बराबर है। इस वी पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच एम और यहाँ पे अंडर रूट में 2EV अपॉन में एम। ये सॉल्व करके आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2MEV। अब यहाँ से h की वैल्यू फिक्स्ड है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास की वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स्ड है 1.6 10 की पावर -19। तो सिर्फ हमारा क्या वेरिएबल हो गया, एक वोल्टेज v और एक लैम्डा ऑफ लैम्डा जो भी है। तो अगर हम इसको उसमें लिख दें, फाइनल फॉर्म में लिख दें, या तो तुम्हें एग्जाम में क्या कर सकता है, वो फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन इजी बनाना है। और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव बनाना है तो वो क्या करेगा, वो इसकी वोल्टेज पूछ लेगा कि कितनी वोल्टेज हम अप्लाई करें कि हमारा इस वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन हमें मिले। तो उसके लिए तो मैं अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे, तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं, 1.226 इंटू 10 की पावर -9 मीटर अपॉन में अंडर रूट का वोल्ट विच विल बी इक्वल टू माई lambda, which will be this फाइनल वैल्यू क्या हो गई, दिस इंटू -9 मीटर्स, क्योंकि वेवलेंथ हमारी किस में आएगी, मीटर नैनोमीटर किसी भी ऐसे उसमें आएगी। तो 10 की फिर इसको तो मैं ऐसे लिख दो सीधा 1.226 नैनोमीटर में सीधा, और अंडर रूट वी, ये वी क्या है, दिस इज वोल्टेज अप्लाइड, voltage applied, V is equals to wavelength of electron। ठीक है, इस पे आप न्यूमेरिकल करके देखेंगे, डेरिवेशन जो है वो ये है, थ्योरेटिकल एग्जाम में जब आएगी तो इस तरह से डिराइव करना है, और अगर जेई मेंस में, नीट में, सीयूईटी में न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। अब बोहर का और बोहर्स वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को करते हैं। अब देखो डी ब्रॉगली, बोहर कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करता है, एक ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है। तो इसका क्या होगा, कुछ रेडियस होगा और उसकी सर्कमफ्रेंस होगी, तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई 2πr। लेकिन डी ब्रॉगली कहता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन के पास एक पार्टिकल नेचर भी है इस तरह से घूमने का, और उसका क्या है, एक वेव कैरेक्टर भी है। तो जो जब ये वेव लाइक घूम रहा है तो फिर ये क्या हो गया, इन फेज, और ये क्या हो गया, आउट फेज। तो जो भी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी इन फेज में किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वेवलेंथ के इनटू n। अब हमें ये पता है जो लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो किसके बराबर होता है, h अपॉन में mv, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लैम्डा से यहाँ इसको पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू में h अपॉन में mv, ठीक है। यहाँ से mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2π। और ये किसका पोस्टुलेट है, ये एंगुलर मोमेंटम किसने दिया था, ये हमें बोहर ने, बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर्स ने ये हमें क्या दिया था, एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट दिया था। तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी का फॉर्मूला है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोहर का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डी ब्रॉगली अपनी थ्योरी प्रूव कर रहा था वो सही प्रूव कर रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज हम, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे अच्छे जो मेंस में आए हुए हैं, आईआईटी में आए हुए हैं और नीट वगैरह में आए हुए हैं। देखो हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा पोजीशन है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, हमारा जो मोमेंटम है, हम एक टाइम पे या तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल सकते हैं कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, या फिर हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू m डेल्टा v, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है, यानी कि हम एक टाइम पे या तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं या फिर हम उसकी क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। दोनों हम डिफाइन नहीं कर सकते, और इसका जो प्रोडक्ट है पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है, इट विल बी ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई, ठीक है। और ये जो पोजीशन और वेलोसिटी है ये हमारी किस डायरेक्शन में होगी, सेम एक्सिस पे होगी। ऐसा नहीं है पोजीशन जो है वो y एक्सिस पे और जो वेलोसिटी है वो z पे, नो, ऐसा नहीं हो सकता। सेम एक्सिस पे हमारी क्या होगी, पोजीशन और वेलोसिटी होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की। और ये जो हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये जनरली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही प्रूव कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक हो गए, जैसे हम लोग हो गए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगता, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है किसी, हमने क्या कहते हैं, किसी, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फोटोन दिया लाइट का, फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, तो ये मूव करने लग गया किसी डायरेक्शन में, कुछ इसकी पोजीशन आ गई और कुछ इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। और अब जब ये मूव कर रहा है तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इसकी क्या प्रोड्यूस होगी, इसकी वेवलेंथ भी प्रोड्यूस होगी। तो जब कैलकुलेशंस करके देखी गई, अगर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और इंटू में 4 पाई ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी के। अब ये वैल्यू ऑलमोस्ट किसके अराउंड आ रही है, 10 की पावर -3 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 की पावर -3, अगर हम लोग हमारी पोजीशन अगर हम डिफाइन कर दें तो हम उससे डेल्टा वी निकाल सकते हैं, थोड़ी बहुत कंपेरेबल है। बट अगर यही मास में क्या ले लूं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास ले लूं, किसी बच्चे का मास ले लूं 50 kg, ठीक है, यही 4 पाई। अब ये क्या आ रहा है, डेल्टा वी और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट, इट इज -34, यानी कि कोई भी तुम वैल्यू रख लो, चाहे तुम वेलोसिटी दे दो उस बंदे को, तो उसकी पोजीशन का तुम नहीं बता पाओगे, और अगर पोजीशन बता दो तो वेलोसिटी नहीं बता पाएगी। क्या आ रही है, बहुत ज्यादा कम वैल्यू आ रही है। तो ये जो है हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है, सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर क्योंकि अब इससे प्रूव कैसे किया गया था, इसको ये देख लेते हैं एक बार। देखो ये प्रूव कैसे हुआ कि सच में हमारी जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो क्या है, अनसर्टेन है। हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv, ठीक है। h हमारी क्या है, लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ है, mv हमारा क्या है, मोमेंटम है। अगर हमारा लैम्डा स्मॉल है तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम की। तो अगर वेवलेंथ हमारी छोटी है तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ अगर छोटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी मतलब उस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि जो हमने एनर्जी दी है हमने अपने इलेक्ट्रॉन को
फोटोन के थ्रू जो एनर्जी दी है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करा, एकदम से रन करा उस इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, किस वेलोसिटी से रन करा, v वेलोसिटी से रन करा। ये हमने क्या दी, एनर्जी जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी म्यू, और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब अगर शॉर्टर वेवलेंथ थी तो उसका मोमेंटम हाई हो गया। हाई मोमेंटम का मतलब क्या है, जो मास है हमारा वो तो फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, तो जो वेलोसिटी है वो हाई हो जाएगी मोमेंटम में। हाई वेलोसिटी का मतलब है जब इतनी ज्यादा फोर्स से मैं किसी चीज को हिट करूंगी एक्सट्रीम एनर्जी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, जिससे कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और उसकी क्या चेंज हो जाएगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जब हम किसी चीज को हिट करते हैं तो उसकी जब स्पीड चेंज हो जाती है, तो इतनी हाई वेलोसिटी पे ऑलरेडी जब हम उसको हिट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी। हाई एनर्जी पे किसी मटेरियल को हिट करने से उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे कि जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि जो हमारा पोजीशन और मोमेंटम है वो एक साथ नहीं निकाल सकते, इधर यू विल नो ऑफ पोजीशन और यू विल नो ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज।